ओके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी सीरीज चल रही है हिपेटोबिलियरी सिस्टम पे, तो ये उसका आई थिंक चौथा या पांचवा वीडियो है। ठीक है, तो हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के बारे में आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो बिल्कुल मेन पॉइंट हैं बिल्कुल उनको ही हम याद करने की कोशिश करेंगे साथ में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमको जो याद रखना है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का, वो ये याद रखना है कि जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल जो होता है उसके बारे में सबसे मेन पॉइंट ये है कि अल्कोहल जो है इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डिजीज बर्डन इन वर्ल्ड। मतलब अल्कोहल के बारे में हमें याद रखना है कि ये तीसरे नंबर का सबसे लार्जेस्ट बर्डन है हमारी दुनिया में, लार्जेस्ट बर्डन है वर्ल्ड में आफ्टर कोरोनरी आर्टरी डिजीज और डायबिटीज़ मेलाइटस के बाद। अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और डायबिटीज़ मेलाइटस के बाद बात कर दो तो अल्कोहल थर्ड लार्जेस्ट बर्डन है हमारी पूरी दुनिया का। ठीक है, अब हम इसमें दो पॉइंट पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे कि पहला हम ये याद करते हैं कि कब फैटी लीवर डेवलप हो सकता है किसी इंसान में, या कब उसमें सिरोसिस डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो दो पॉइंट बिल्कुल क्लियर कट आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए कोई इंसान है वो 40 से लेके अगर 40 to 80 ग्राम पर डे अगर वो शराब पी रहा है, 40 से 80 ग्राम पर डे अगर वो शराब पी रहा है, तो उसमें फैटी लीवर डेवलप होने का चांस होता है, उसमें फैटी लीवर डेवलप हो सकता है। तो ये वाला एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, इसको रिमेंबर रखना है। ठीक है, कि कितने, अगर हमसे ऐसे भी जनरली कोई पूछता है कि भाई कब मेरे को फैटी लीवर हो सकता है, तो उसको कहना है कि अगर तुम 40 to 80 ग्राम पर डे शराब का सेवन कर रहे हो तो आपको फैटी लीवर डेवलप हो सकता है। फिर हमसे कोई पूछता है कि नहीं सिरोसिस का हमें बताओ, हमें सिरोसिस का बताओ, तो हम सिरोसिस का कब बता सकते हैं? हम सिरोसिस का बताएंगे यदि यदि सिरोसिस में डबल कर दो ना, 160 ग्राम, अगर 160 ग्राम पर डे अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो उस पेशेंट में सिरोसिस डेवलप होने का चांस होता है। ठीक है, सिरोसिस डेवलप होने का चांस होता है। तो ये दो पॉइंट हमने क्लियर करके याद कर लिए कि फैटी लीवर कब होने का चांस होता है और सिरोसिस होने का कब चांस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट अपने को क्लियर करता हूँ कि क्या होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, है ना। तो अल्कोहलिक है मतलब समझ में आ ही गया है कि अल्कोहलिक जो लोग होते हैं उनमें हेपेटाइटिस हो जाना, इन्फ्लामेशन हो गया हेपेटोसाइट्स का। तो क्या ये क्या हर एक अल्कोहलिक में डेवलप होता है? सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या ये हर एक अल्कोहलिक में डेवलप होता है? तो नहीं, बिल्कुल हर एक इंसान में डेवलप नहीं होता। तो इसके लिए सबसे मेन पॉइंट जो हमको याद रखना है वो याद रखना है सिर्फ और सिर्फ 10 से लेके 20%, जो 10 to 20% अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें सिर्फ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डेवलप होने का चांस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए, सिर्फ 10 से 20%। ठीक है, तो इसको याद रख लो कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस क्या सब में होने का चांस होता है जो भी शराब पीते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 10 से 20% चांस होता है। 10 से 20% लोगों में अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डेवलप होने का चांस होता है। तो ये 3-4 फैक्ट्स हमने पहले क्लियर करें। ठीक है, अब इसके अलावा हम और क्या याद रख सकते हैं जो इसके अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में इंपॉर्टेंट है? तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कैसे क्लिनिकली प्रेजेंट करता है पेशेंट्स में, कि व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक है। क्या याद रखना है? सबसे मेन पॉइंट अगर हमको याद रखना है तो ये याद रखना है कि इसका जो क्लिनिकल फीचर है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का वो है सिम्टोमेटिक, मतलब कोई सिम्टम नहीं आते उन पेशेंट्स में। सबसे मेन पॉइंट हमको ये याद रखना है, एसिम्टोमेटिक। ठीक है, बाकी तो सबको पता है कि जो भी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है तो उन पेशेंट्स में कुछ लोगों में हो सकता है हमको राइट अपर क्वाड्रेंट में डिस्कम्फर्ट मिले, है ना, राइट अपर क्वाड्रेंट में डिस्कम्फर्ट मिले। ठीक है, हमको नोजिया मिल सकता है, हमको वॉमिटिंग मिल सकता है। बट अगर आपको सबसे मेन पॉइंट याद रखना है तो वो एक ही याद रखना है इसमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में। क्या याद रखना है कि अगर हो भी रहा है 10 से 20% पेशेंट्स में जो हमने पढ़ा है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डेवलप होता है, तो मैक्सिमम एसिम्प्टोमेटिक है। पर जो इसमें फैक्ट याद रखने वाली बात है वो क्या है?
वो इसमें याद रखना है कि ठीक है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण राइट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वोमिटिंग तो हो रहा है, बट याद ये रखना है कि इन पेशेंट्स में जॉन्डिस अब्सेंट है। ये वाला पार्ट आपको मेन है, जो क्लिनिकल क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करने में बड़ी हेल्प करेगा। जॉन्डिस अब्सेंट, या बोल सकते हो इक्ट्रस अब्सेंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको एक तो क्लियर रखने हैं कि क्या याद रखना है मेन पार्ट, तो जॉन्डिस अब्सेंट है और इक्ट्रस अब्सेंट है साहब। ठीक है, बाकी तो फीचर मिल रहे हैं, पर अगर अपने को जॉन्डिस मिल रहा है तो फिर चलो ठीक है, अपन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के बारे में इतना नहीं सोच रहे, पर सोच भी सकते हैं, हो भी सकता है, बट मेन जो मोटा मोटा सिनारियोस में से याद रखना है कि हाँ जॉन्डिस नहीं मिल रहा, जॉन्डिस अब्सेंट है इन पेशेंट्स में। ठीक है, अब एक पेशेंट आया, तो हमको अभी तो हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि उसको सिम्टम भी नहीं है पेशेंट को, उसमें जॉन्डिस वगैरह भी नहीं है। तो मान लो अगर वो एक रूटीन मतलब रूटीन ऐसे ही आया इन्वेस्टिगेशन करने, या उसने कोई मेडिकल चेकअप वगैरह करवाया, तो उसमें हो सकता है हमने उसमें एलएफटी लिखा था। तो वर्कअप में अगर हम इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, तो हम इसके इन्वेस्टिगेशन में सबसे मेन क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस में हम करवाते हैं पेशेंट्स का एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, हमने पेशेंट का क्या करवाया, हमने पेशेंट का एलएफटी करवाया। ठीक है, अब मान लीजिए हमने जब इस पेशेंट का एलएफटी करवाया, तो एलएफटी में क्या होता है, हम सबको पता है एलएफटी में 3 चीज़ें हम जनरली चेक कर रहे हैं। या तो हम क्या चेक कर रहे हैं, एसजीओटी चेक कर रहे हैं पेशेंट का, हम एसजीपीटी चेक कर रहे हैं पेशेंट का, हम एसएपी चेक कर रहे हैं, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट। इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। एसजीओटी जब भी मैं बोलता हूँ आपको एएसटी के बारे में सोचना है, एसजीपीटी जब भी बोलता हूँ एएलटी के बारे में सोचना है, एसएपी के बारे में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केसेस में भी बढ़ोतरी मिलती है। बट अब हम इन पेशेंट्स में, जैसे हमने कहा कि एलएफटी अगर हमने इसमें करवाया, तो हमको इन पेशेंट्स में क्या देखने को मिलेगा, तो हमको नाम से चीज़ें क्लियर है, हमको ये पता है कि ये वाला जो केस है ये क्या है, ये आपको पता है ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का है। नाम में लिखा अल्कोहलिक, अल्कोहलिक मतलब ओ, मतलब AST। ठीक है, तो जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, अगर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है तो उसमें क्या बढ़ा हुआ मिलेगा, समझ में आ रहा है कि अल्कोहल रिलेटेड क्या है, एसजीओटी है, AST है, तो वो ऑफ कोर्स बढ़ा हुआ मिलेगा। अब सवाल आता कितने गुना बढ़ेगा ज़्यादा, तो 2 से 7 टाइम्स, 2 to 7 टाइम्स एलिवेटेड हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 to 7 टाइम्स हमको एलिवेटेड देखने को मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट आपको एक तो याद रखना अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के बारे में, तो क्या देखने को मिलेगा, तो एसजीओटी मिलेगा और एएसटी मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये हमको पता है ना, एसजीपीटी एएलटी किसके लिए था, तो हमने ये तो पढ़ा ही हुआ है कि वायरल हेपेटाइटिस के लिए मेन है, वो तो स्पेसिफिक टेस्ट एसजीपीटी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो वापस मैं वही वाला पुराने लेक्चर का रिपीट कर रहा हूँ कि एसजीपीटी है तो वो किसके लिए है, तो हम जनरली वायरल हेपेटाइटिस के लिए देखते थे। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस में वो तो बढ़ता था एसजीपीटी, और अगर एसएपी है तो हमको पता है कि हाँ ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केसेस में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केसेस में। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमको अच्छे से क्लियर है, तो इनके बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम इसमें ये हमें समझ में आ गया, हमने पेशेंट का एलएफटी करवाया, उसमें हमको पता लग गया कि एसजीओटी एएसटी इस पेशेंट्स में बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वर्कअप वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। अब हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक अल्कोहलिक होता है तो हम कहते हैं कि जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के लिए अगर कोई मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है, अगर हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट बताओ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का, तो मैंने बताया ना अल्कोहलिक में ओ है, अल्कोहलिक में ओ है तो एसजीओटी में भी ओ है, और एएसटी है तो ये बढ़ेगा। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस में हमेशा बताता हूँ मैं एसजीपीटी है। ठीक है, इसको पीएच से याद रख लो, वायरल हेपेटाइटिस, इसको निमोनिक में पीएच याद कर लो, पी से एसजीपीटी है और एच से हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस के लिए स्पेसिफिक एसजीपीटी है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमको याद है ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हमने इसका एलएफटी करवाया, ठीक है, एसजीओटी तो बढ़ा हुआ है, मोस्ट स्पेसिफिक भी है, बढ़ा हुआ है, एसजीपीटी हो सकता है इस पेशेंट में नॉर्मल मिले हमको। ठीक है, अब हम इस पेशेंट का जब हमने सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट करवाया तो वो भी हमको नॉर्मल देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट हम अगर आपसे कहें कि मोस्ट स्पेसिफिक जो है टेस्ट है ना, कि हम कब बोलते हैं कि ये पेशेंट में अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट्स का रेशियो चेक करते हैं। कौन सा रेशियो चेक करते हैं हम पेशेंट का चेक करते हैं एसजीओटी अपॉन एसजीपीटी, एसजीओटी अपॉन एसजीपीटी। ठीक है, एसजीओटी अपॉन एसजीपीटी चेक करो, अगर वो मोर देन 2 है,
एस जी ओ टी अपॉन एस जी पी टी अगर मोर देन 2 है तो ये सजेस्टिव होता है। किस चीज़ के लिए सजेस्टिव होता है? सजेस्टिव होता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज के लिए। तो ये सजेस्टिव होता है, इट इज सजेस्टिव ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज। ठीक है, तो क्योंकि अब समझ में आ गया ना कि न्यूमरेटर में एस जी ओ टी है, मैंने पहले ही ओ टी को प्रायोरिटी दी है, फिर नीचे पी टी, इन दोनों का रेशियो अगर आपने चेक किया और वो अगर मोर देन 2 है तो इट इज सजेस्टिव ऑफ ए एंड डी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एक तो हमको क्लियर कट याद रखना जरूरी है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब हम इसके अलावा इसमें और क्या पढ़ेंगे? ये वाले सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का पेशेंट क्या है, तो उस पेशेंट में जॉन्डिस अब्सेंट है, एसिम्प्टोमेटिक है पेशेंट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में हमने एलएफटी करवाया, हमें पता लगा एसजीओटी बढ़ा हुआ है, ये मोस्ट स्पेसिफिक है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का, 2 से 7 गुना बढ़ा हुआ है। सजेस्टिव के लिए सबसे बेस्ट क्या है? एसजीओटी अपॉन एसजीपीटी का रेशियो चेक करवा लो, मोर देन 2 है तो हम कहते हैं कि नहीं ये सजेस्टिव है एएलडी के लिए। ठीक है, बाकी हम दूसरे इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं पेशेंट्स में। अब क्या होता है, बहुत बार एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद रखना है। एक हम कहते हैं कि इन पेशेंट्स में क्या होता है, देखो जब लीवर डैमेज हुआ है, अगर किसी भी तरीके से लीवर डैमेज हुआ है तो जो एल्ब्यूमिन है इन पेशेंट्स में, जो एल्ब्यूमिन है उसके लेवल में आपको कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, एल्ब्यूमिन के लेवल में आपको कमी देखने को मिल रही है, ये बात तो आपको क्लियर है। ठीक है, बट इन पेशेंट्स में हमको ग्लोब्यूलिन बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, ग्लोब्यूलिन बढ़ा हुआ मिलता है, तो ऐसा क्या हुआ कि इस पेशेंट में ग्लोब्यूलिन बढ़ा हुआ है? देखिए, तो ग्लोब्यूलिन 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 होता है। 3 प्रकार का ग्लोब्यूलिन होता है, अल्फा ग्लोब्यूलिन होता है, बीटा ग्लोब्यूलिन होता है, गामा ग्लोब्यूलिन होता है। तो इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि इन पेशेंट्स में ग्लोब्यूलिन बढ़ा हुआ है। क्या होता है, अल्फा और बीटा जो ग्लोब्यूलिन है ये लीवर बनाता है। इसको कौन बनाता है? इनको सिंथेसाइज कौन करता है? अल्फा बीटा जो ग्लोब्यूलिन, इसको कौन सिंथेसाइज करता है? इसको सिंथेसाइज करता है लीवर, इसको सिंथेसाइज करता है लीवर। और गामा ग्लोबुलिन को कौन बनाता है? तो हम कहते हैं गामा ग्लोबुलिन बनता है प्लाज्मा सेल के द्वारा। ठीक है, अब क्या होता है, जब लीवर में डैमेज हुआ है ना, अगर लीवर में डैमेज हुआ है तो इन पेशेंट्स में क्या होता है कि ग्लोबुलिन का लेवल हमको क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब नॉर्मली जब लीवर खराब हो गया है तो ठीक है, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन का लेवल तो कम हो जाएगा ब्लड में, बट गामा ग्लोबुलिन इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारे नॉर्मल लीवर क्या करता है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब जो भी एंटीजेंस वगैरह आते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करता रहता है लीवर कंटिन्यू। बट अब क्या हो रहा है कि लीवर जब खराब हो चुका है तो ये जो टॉक्सिन्स है, जो एंटीजन है, वो वहाँ से रिमूव नहीं हो पा रहे, तो हमारी जो प्लाज्मा सेल है वो गामा ग्लोबुलिन बढ़ा देती है। तो प्लाज्मा सेल क्या करती है, गामा ग्लोबुलिन को बढ़ाती है, इसको बढ़ाती है, पर अल्फा और बीटा इनमें कम होते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा कम होते हैं, गामा इनमें बढ़ता है। क्यों बढ़ता है गामा? क्योंकि जो एंटीजन लीवर के पास आ रहे थे, ठीक है, अब लीवर तो काम कर नहीं पा रहा, तो उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लाज्मा सेल गामा ग्लोबुलिन को बढ़ा के उसको किल कर रही है। तो ये इसका पीछे है कि भाई इसमें ग्लोबुलिन क्यों बढ़ता है और एल्ब्यूमिन क्यों कम होता है। ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर हमारे ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, क्लिनिकल फीचर्स क्लियर हो गए, ठीक है, हमारे इन्वेस्टिगेशंस भी क्लियर हो गए, हमने एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन में थोड़ा समझा कि एल्ब्यूमिन कम होगा। ठीक है, ग्लोबुलिन क्यों बढ़ा, तो ग्लोबुलिन क्यों बढ़ा उसका भी हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि 3 प्रकार का ग्लोबुलिन, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो जो गामा ग्लोबुलिन इसलिए बढ़ा क्योंकि लीवर डैमेज होने के कारण लीवर एंटीजेंस को क्लियर नहीं कर पा रहा बॉडी से, तो प्लाज्मा सेल ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी बना के उसको क्लियर कर रही है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब मान लीजिए कि हम अगले तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए कि हमारा वर्कअप वाला पार्ट भी डन हो गया। ठीक है, तो अब इसमें 2 पॉइंट्स, एक तो ये है कि हम इसका सीधा ये पढ़ लें कि वर्कअप है, तो अपन एक काम करते हैं, इसका ट्रीटमेंट वाला पार्ट पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करना पड़ता है हमको, कि हम कैसे डिसाइड करते हैं इसमें ट्रीटमेंट वाला पार्ट। तो हमको क्या करना रहता है, अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट जो होता है, इनके ट्रीटमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक स्कोर का यूज़ करना पड़ता है। उस स्कोर का पूरा नाम याद रखना है, तो उस स्कोर को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन स्कोर, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन स्कोर। ठीक है,
तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन स्कोर किस चीज के लिए यूज आता है? एमसीक्यू। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन से स्कोर के बेस पे हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन स्कोर। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन स्कोर क्या है, किसके लिए है? तो हमको याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन स्कोर का लेना देना जो संबंध है वो है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस से। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ठीक है, अब हमको क्या याद रखना है, इस स्कोर में क्या होता है उसका हमको एक तो वो भी पता होना चाहिए ना कि इस स्कोर में क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है, उसमें क्या करते हैं हम 4.6 जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इंक्रीज इन प्रोथ्रोम्बिन टाइम अवर बेस लाइन। ठीक है, अवर बेस लाइन से जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बड़ा है प्लस सीरम बिलिरुबिन, इन दोनों का लेना देना होता है इस डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन स्कोर में। ठीक है, और इसको अपने को मल्टीप्लाई करना रहता है 4.6 से, तो हमारी वैल्यू आती है। अब कितनी वैल्यू है कि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू मोर देन 32 है, अगर इसकी वैल्यू मोर देन 32 है तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मोर देन अगर 32 है तो ये इंडिकेटेड है स्टार्टिंग ऑफ ट्रीटमेंट। क्या है, स्टार्टिंग ऑफ ट्रीटमेंट। हमको ये पार्ट याद रखना है कि हमको कब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन स्कोर का यूज किया, उस स्कोर में क्या आता है तो 4.6 का मल्टीप्लाई करते हैं हम इनटू इंक्रीज इन जो भी प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ है अवर बेस लाइन प्लस सीरम बिलिरुबिन के। अगर 32 के ऊपर है तो हम ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट भी हमारे क्लियर हो गए। अब हम ट्रीटमेंट में क्या यूज करेंगे? ठीक है, अब हम ट्रीटमेंट में क्या यूज करेंगे, तो मेन पॉइंट क्या है, एक हम अलग से स्कोर पढ़ते हैं, है ना। ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं तो ट्रीटमेंट में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे इस पेशेंट में, तो ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे मेन है वो है आपका, आप क्या करोगे, अगर मैं आपको कहूँ कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का, तो सिंपल तरीके से आपको याद रखना है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपको याद रखना है तो आप क्या याद रखोगे, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का प्रेंडिनसोलोन, ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का। ठीक है, ये याद रखना है। अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा कि भाई ड्रग ऑफ चॉइस बता दो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का, तो आपको पता होना चाहिए दवाई का नाम है प्रेंडिनसोलोन। ठीक है, अब स्टीरॉइड है ना, तो आप पता है कि हेपेटाइटिस है, इन्फ्लामेशन है, तो हम क्या दे सकते हैं, प्रेंडिनसोलोन दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा कितना देंगे, सवाल आया और डिफिकल्ट पूछना चाहिए तो कितना देंगे, हम कितना देते हैं प्रेंडिनसोलोन, सबसे पहले याद रखना कि हम इसको 4 वीक के लिए देते हैं, 4 हफ्तों के लिए देते हैं। ठीक है, और कितना देते हैं, 32 मिलीग्राम पर डे देते हैं, 32 मिलीग्राम पर डे देते हैं फॉर 4 वीक्स, 32 मिलीग्राम पर डे फॉर 4 वीक्स। कैसे याद रखोगे, तो मैं इसके लिए तरीका है कि भाई कोई शराबी इंसान है तो शराब पी के उसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया, तो मैं उसको बोलता हूँ एक काम करो साहब, आप 4 हफ्ते के लिए दारू को छोड़ दो, 4 हफ्ते के लिए शराब को छोड़ दो। तो 4 हफ्ते के लिए अगर शराब को छोड़ोगे तो एक दवाई खानी पड़ेगी, उस दवाई का नाम प्रेंडिनसोलोन है। ठीक है, और कितना, पहले आप 32 mg का मिलीग्राम का एक दिन का एक पैक पीते थे, तो अब 32 मिलीग्राम की गोली खाओ। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि हमने कितने दिन के लिए बंद की शराब, 4 हफ्तों के लिए, तो 4 वीक के लिए दवाई देनी पड़ेगी, दवाई में प्रेंडिनसोलोन दे रहे हैं, कितना डोज दे रहे हैं, 32 मिलीग्राम पर डे हम डोज दे रहे हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट हमको याद रखना है। ठीक है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस प्रेंडिनसोलोन है। हाँ, और आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि नहीं मुझे इसका ट्रीटमेंट बताओ अल्कोहल डी एडिक्शन का, ठीक है, अगर आपसे ये पूछ रहा है कि ट्रीटमेंट बताओ अल्कोहल डी एडिक्शन का, तो ठीक है, अल्कोहल डी एडिक्शन जो होता है उसके लिए दवाइयाँ सबको पता है, नाल्ट्रिक्सोन तो सबको याद रहता है ना, दवाई में क्या नाल्ट्रिक्सोन सबको याद रहता है, नाल्ट्रिक्सोन में कोई गलती नहीं करता, गलती किस में होती है, एक्केम्प्रोसेट में। तो 2 दवाइयाँ याद रखनी, तो नाल्ट्रिक्सोन और दूसरे नंबर की जो दवाई है जो अल्कोहल डी एडिक्शन में यूज होती है उसका नाम है एक्केम्प्रोसेट। क्या याद रखना है, एक्केम्प्रोसेट। ठीक है, तो ये 2 दवाइयों के नाम बिल्कुल याद रखो। देखो अल्कोहलिक ट्रक चलाते हैं तो मैं बोलता हूँ नाल्ट्रिक्सोन, ट्रक ऐसा रहता है ना, एक नैलेक्सोन भी होता है,
तो वैसे ही सिमिलर वर्ड होते हैं, दोनों साउंड सिमिलर करते हैं, इसलिए नालट्रेक्सोन है यदि तो ट्रक अल्कोहलिक का लेना देना है, और एक्केम्प्रोसेट के बारे में हमको जानकारी रखनी है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। तो इसमें हम एक और पॉइंट क्लियर करेंगे कि अगर ये जो ट्रीटमेंट है, अच्छा उसने और अगर डिफिकल्ट पूछना हुआ तो पता है क्या पूछेगा, पता है और डिफरेंट में क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि ठीक है आप ये ट्रीटमेंट दे रहे हो, इस ट्रीटमेंट को, ये जो ट्रीटमेंट है इसको मॉनिटर अगर आपको करना है, क्या करना है, अगर आपको इस ट्रीटमेंट को मॉनिटर करना है, मॉनिटर ऑफ ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स आप किसके द्वारा करोगे, इन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के पेशेंट में, तो आपको याद रखना है, स्कोर का नाम याद रखना है, लीली स्कोर होता है, लीली स्कोर होता है, उसके बारे में आपको याद रखना है, मॉनिटर फॉर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, ट्रीटमेंट के बारे में पूछेगा तो लीली स्कोर, किससे आप रिस्पॉन्स चेक कर रहे हो, तो आपको याद रखना है लीली स्कोर, ठीक है। ये वाला पार्ट हमको सारा क्लियर रखना है। अब हम किस पे आते हैं, तो अब हम ये वाले पार्ट क्लियर हो गए, ट्रीटमेंट वाला पार्ट कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की दवाई क्या है ये वगैरह, है ना। तो मैं अब कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देता हूँ लीवर के रिलेटेड, है ना, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जो कुछ टेस्ट या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको मदद करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सवाल आया हमारे पास कि इतना बता दो कि क्या सवाल आया था, मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है एलएफटी में, लीवर के लिए मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है, क्या सवाल आया, एग्जामिनर ने पूछा मोस्ट स्पेसिफिक एलएफटी टेस्ट कौन सा है, लीवर फंक्शन टेस्ट। आपका जवाब आएगा, मैं वही कहता हूं, लीवर के रिलेटेड अगर कुछ ज्यादा है ना तो आपको हमेशा याद रखना है एसजीपीटी, याद रखना है आपको, एसजीपीटी बोल लो, या आपका मन है तो आप इसको एएलटी बोल लो, ठीक है। ये एक मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट, एसजीपीटी या एएलटी, ठीक है। अच्छा अब सवाल आया कि डॉक्टर साहब एसजीओटी क्यों नहीं है, सवाल ये पता होना चाहिए एसजीओटी क्यों नहीं है लीवर के लिए, तो क्यों का जवाब आपको पता होना चाहिए, क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि एसजीओटी जो होता है ना वो आपकी कार्डियक मायोसाइट्स में भी मिलता है, ये कार्डियक मायोसाइट्स में भी मिलता है, ये लीवर में भी मिल रहा है, तो ये एक नॉन स्पेसिफिक है, एसजीओटी जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है। अगर कार्डियक मायोसाइट में भी कोई डैमेज हो सकता है एसजीओटी बढ़ा हुआ मिले, हो सकता है लीवर में डैमेज है तब भी बढ़ा हुआ है, बट एसजीपीटी हमेशा तभी बढ़ा हुआ मिलेगा आपको जब लीवर में दिक्कत है, एलिवेटेड ओनली इन लीवर डिजीज, एसजीपीटी एएलटी कब एलिवेटेड होता है, ओनली इन लीवर डिजीज। तो ये डिफरेंस है कि अगर आपसे कोई पूछेगा स्पेसिफिक टेस्ट बताओ तो आपको जवाब देना पड़ेगा एसजीपीटी, मैं बताता हूं पीएच से याद रख लो, पीएच से याद रख लो, ठीक है, एसजीपीटी, पीटी हेपेटाइटिस, एसजीपी पीएच, एच मतलब हेपेटाइटिस, ये एएलटी से लेना देना है, ठीक है, और एसजीओटी का एएसटी से लेना देना है ना। तो अभी हम क्योंकि एसजीओटी कार्डियक मायोसाइट्स में भी है, लीवर में भी है, तो वहां पे अगर डैमेज होगा तब भी बढ़ सकता है एसजीओटी, तो वो नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है वो आपको इसके बारे में जानकारी। फिर हमने आपसे पूछा था कि अगर मैं आपसे पूछता हूं एक और सवाल कि मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, तो ठीक है आपको ये पता है कि एसजीओटी एएसटी, और अगर आपसे इसने और डिफाइन पूछा कि नहीं मोस्ट स्पेसिफिक बताओ, मोस्ट स्पेसिफिक बताओ, तो एसजीओटी और जो एसजीपीटी था, ये जो था एसजीओटी और एसजीपीटी था, इसको आप बोल सकते हो मोस्ट स्पेसिफिक अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के लिए जो टेस्ट है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के लिए जो टेस्ट है, ठीक है। तो 3 सवाल हमारे क्लियर हो गए, 3 सवाल हमको याद हो गए। पहला हमसे अगर किसी ने पूछा कि लीवर फंक्शन टेस्ट में सबसे स्पेसिफिक क्या है, तो आपको जवाब था एसजीपीटी/एएलटी। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के लिए मेन एसजीओटी बढ़ा हुआ रहता है, और स्पेसिफिक पूछा तो एसजीओटी अपॉन एसजीपीटी का रेशियो मोर देन 2। ड्रग ऑफ चॉइस पूछे प्रेंडिनसोलोन, ठीक है। स्कोर्स पूछे, किस स्कोर के बेस पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन स्कोर, कितना होना चाहिए ऊपर, मोर देन 32, क्या आता है उसमें 4.6 इंटू प्रोथ्रोम्बिन टाइम अवर बेस लाइन प्लस सीरम बिलिरुबिन, ठीक है। ये वाले पार्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया हमको। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे देखिए, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक स्कोर बता रहा हूँ, है ना, तो वो इसके एक स्कोर है, थोड़ा अलग सा है उसके बारे में हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, उसको बोलते हैं
हमने, आपको याद है मेल्ड पढ़ चुके हैं हम पुराने लेक्चर्स, पुरानी सीरीज़ में। आप जाके देखना पुरानी सीरीज़ में हमने मेल्ड, ये नाजिर इंडेक्स और चाइल्ड पग स्कोर, इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ा है। तो अब हम ये वाला जो स्कोर था, अब हम एक नया स्कोर पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी जो सीरीज़ हिपेटोबिलियरी चल रही है, तो उसमें सारे लेक्चर इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ के पुराने लेक्चर्स में भी मिल जाते हैं, तो आप उनको भी देखोगे तो और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो अभी हम एक और स्कोर पढ़ रहे थे, उस स्कोर का नाम है ग्लासगो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस स्कोर, ठीक है, स्कोर ग्लासगो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस स्कोर। अब ठीक है, एक सबको मेल्ड कुछ लोगों को पता है। अच्छा, मेल्ड अगर रिवाइज करेंगे तो क्या था, मेल्ड में क्या पढ़ा था अपन ने पुराने लेक्चर्स में, सबको पता है मेल्ड के लिए मैं SBI बोलता हूँ, सीरम क्रिएटिनिन बिलिरुबिन INR, है ना। मैंने चाइल्ड पग स्कोर के बारे में भी आपको बताया था, निमोनिक बाई, B से बिलिरुबिन, A से एल्ब्यूमिन, A से एस्ट्रिक्स, C से असाइटिस, I से INR, है ना। फिर हमने नाजिर इंडेक्स पढ़ा था, नाजिर में भी हमने पढ़ा था बिस करके, बिलिरुबिन INR एंड SGOT, ये तीनों पॉइंट हमने कंप्लीट करे थे। आज हम एक नया स्कोर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है ग्लासगो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस स्कोर। ये सब आपको पुराने लेक्चर्स में मिल जाएगा, ठीक है, जो मैं अभी आपको यहाँ पे वर्बली डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्लासगो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस स्कोर ऐसा है कि इसमें थोड़ी दुनिया ही अलग है इस स्कोर की, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंटेंट है कि जो और किसी में नहीं है। जैसे इसमें देखें तो आप, क्या है सबसे मेन इसमें एज है ना। तो ग्लासगो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस स्कोर है, उसमें क्या है, तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको दिख रहा है एज है, एज पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपसे बोल रहा है तो आपको याद रखना है WBC काउंट याद रखना है, ठीक है, WBC काउंट याद रखना है। और तीसरे पे आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अब ये सोचो, ये 3 पॉइंट नए हैं जो किसी और स्कोर में नहीं है। एज किसी स्कोर में नहीं है, हम देख रहे हैं तो मेल्ड स्कोर में एज नहीं है, हमने चाइल्ड पग स्कोर में एज नहीं देखा, हमने मेल्ड स्कोर में और चाइल्ड पग में दोनों में WBC काउंट नहीं देखा, दोनों में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नहीं देखा। एटलीस्ट तीनों स्कोर में, मेल्ड स्कोर, चाइल्ड पग स्कोर एंड नाजिर, तीनों में एज, WBC काउंट और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नहीं देखा। तो आप सोच रहे हो ये क्वेश्चन आने का चांस हो सकता है, न्यू क्वेश्चन उसने फ्रेम करना हो तो ग्लासगो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस स्कोर, ग्लासगो कॉमा इसके लिए याद रहता है लोगों को, GCS। यहाँ पे ग्लासगो में अल्कोहलिक हेपेटाइटिस स्कोर की बात कर रहा हूँ। तो आपको एज, WBC काउंट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन याद रखना है। चौथे नंबर पे जो याद रखना है वो है बिलिरुबिन। और 5वें नंबर पे अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये 5 पॉइंट। क्वेश्चन ज्यादा चांस कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं ऑल आर द फीचर ऑफ ग्लासगो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस स्कोर एक्सेप्ट। तो अगर आपको सारे डाटा याद नहीं है, एक भी अगर याद नहीं है, तो आप एग्जाम में 50% चांस है कि आंसर गलत कर दोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ इन तीनों स्कोर में एटलीस्ट बिलिरुबिन और INR सब में है, इसमें नहीं है, बट वो 3 स्कोर में तो बिलिरुबिन INR सब में मिलता है। तो अगर वो है तो कम से कम उसको रूल आउट कर दो, तो 50% चांस होता है कि आंसर सही हो जाए, ठीक है। तो ये वाला हमने एक हेपेटाइटिस स्कोर याद किया, इसको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई निमोनिक नहीं है मेरे पास। आप याद रखना है एज, WBC काउंट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और बिलिरुबिन PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को INR। तो मतलब ये आप देखो बिलिरुबिन INR इसमें भी है, पर एज, WBC काउंट और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और कहीं नहीं मिला, ठीक है। ये हमने पढ़ा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ पैथोलॉजी के एस्पेक्ट बताता हूँ, कुछ हमारा, क्योंकि आजकल जो है वो हर चीज़ को मैं कोरिलेट करके करा रहा हूँ, तो ठीक है। तो कोरिलेशन जरूरी है दूसरे सब्जेक्ट से। जैसे बेसिक सब्जेक्ट से अब हम यहाँ पे इस अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या सीख सकते हैं, तो एटलीस्ट हम थोड़ी सी पैथोलॉजी सीख सकते हैं, है ना। तो हम पैथोलॉजी में क्या सीख सकते हैं, तो हमें इतना पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी जानकारी रखनी है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के कुछ पैथोलॉजिकल फीचर्स में। वो क्या क्या है, तो वो है हमारे जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं, अगर मान लीजिए उसमें मैं पैथोलॉजिकल फीचर्स की बात करूं कि पैथोलॉजिकल क्या फाइंडिंग हमको देखने को मिल सकती है इन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस पेशेंट, ठीक है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि हो सकता है कि इन पेशेंट्स में हमको नंबर 1 एक जो फाइंडिंग मिलेगी वो मिलेगी मैक्रो। इसको याद रखो, साथ साथ नोट्स बनाओ, साथ साथ बोलो, सिर्फ सुनो मत, बोलो, लिखो, याद करो। अगर 30 मिनट पढ़ रहे हो तो 30 मिनट में चीज़ें याद करके निकलो कि एटलीस्ट हमने अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डन कर लिया। मैक्रोवेसिकुलर फेट डिपोजिशन कैन बी सीन, सिंपल। इसको 3 बार मेरे साथ बोलो और याद रख लो। मैक्रोवेसिकुलर फेट डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। आप जब कभी इमेज देखोगे ऐसी पैथोलॉजी में, तो ऐसे ऐसे वाइट वाइट ऐसे आपको फैट
के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे हेपेटोसाइट्स में, तो आप कह सकते हो मैक्रोवेसिकुलर फैट डिपोजिशन। इसकी इमेज आप एक बार गूगल से देख लेना, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा और क्या मिल सकता है इन पेशेंट्स में, तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, और उस फाइंडिंग का नाम है आपके पास क्या है उस फाइंडिंग का नाम, उसका नाम है मेलोरी हाइलिन बॉडीज। क्या नाम है, आपको एक और फाइंडिंग का नाम याद रखना है कि अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि मेलोरी हाइलिन बॉडीज, क्या देखने को मिल रहा है, मेलोरी हाइलिन बॉडीज। अब मान लीजिए आपसे किसी ने सवाल पूछा कि क्या होता है मेलोरी हाइलिन बॉडीज, तो मेलोरी हाइलिन बॉडीज क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो इसिनोफिलिक सेल्स होती है, जो इसिनोफिलिक सेल होती है वो डिपॉजिट हमको देखने को मिलता है हिपेटोसाइट्स में, डिपॉजिट हमको देखने को मिलता है हिपेटोसाइट्स में, ठीक है। हम इसको बोलते हैं मेलोरी हाइलिन बॉडीज। तो पैथोलॉजिकल फीचर्स में दो पॉइंट्स हमको क्लियर रखने हैं, पहला मैक्रोवेसिकुलर फैट डिपोजिशन, दूसरा मेलोरी हाइलिन बॉडीज। दोनों का आपको इमेज देखना है गूगल पे, ठीक है, सर्च करना मेलोरी हाइलिन, उसकी फोटो आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और आपको मैक्रोवेसिकुलर फैट डिपोजिशन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको क्लियर है, ठीक है। अगर हम इतना पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम कुछ ऐसा पढ़ लें कि जिससे हमको मेलोरी हाइलिन बॉडीज और कहाँ कहाँ मिलती है ना, तो ऑल एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। ऑल एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन बनना ना आसान हो जाएगा अगर हमको इसके बारे में पता है। तो हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि मेलोरी हाइलिन बॉडी जो होती है वो और कहाँ कहाँ देखने को मिलती है मेलोरिन हाइलिन बॉडी। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा निमोनिक बनाया है जो आपको याद रखना है। उस निमोनिक का नाम है पान विल्सन का इंडिया में फेमस है, इंडिया में फेमस है, ठीक है। क्या याद रखना है, इस पान लोग बहुत खाते हैं, तो अपने क्या याद रखना, इंडिया में पान वगैरह ज़्यादा खाते हैं, गुटखा गेरी पान। तो आप क्या याद रख सकते हो, निमोनिक मेलोरी हाइलिन बॉडीज किस में मिलता है, तो पान विल्सन का इंडिया में फेमस है। सिंपल, पान विल्सन का इंडिया में फेमस है, बड़ा आसान से याद रख सकते हो। पी से आप क्या याद रखोगे, ठीक है। तो देखो पी से अपन ने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा था, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस आप पुराने लेक्चर्स में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के बारे में। मैं इसके बारे में हमेशा बोलता हूँ, कुछ मत याद रखो तो एटलीस्ट एंटीबॉडी का नाम याद रखो, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में, ठीक है। तो इसमें भी मेलोरी हाइलिन मिलती है, ठीक है। ए से क्या मिलेगा, अभी हमने पढ़ा मेलोरी हाइलिन, तो ए से अल्कोहलिक हिपेटाइटिस, अल्कोहलिक हिपेटाइटिस ये भी हमको पता है। एन से क्या मिलेगा, तो एन से नैश मिलेगा, नैश क्या होता है, नैश नॉन अल्कोहलिक स्टीओटियो हिपेटाइटिस, ठीक है। और नाम में ये डब्ल्यू से तो सबको पता है विल्सन। और इंडिया से है इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस। अब सवाल आता है क्या होता है इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, कुछ नहीं होता है, कॉपर के बर्तन का ज़्यादा यूज कर लिया, इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ, मतलब कॉपर यूटेंसिल्स का अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो कॉपर की टॉक्सिसिटी तब भी हो सकती है, कॉपर के यूटेंसिल्स का ज़्यादा यूज़ करने के कारण इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस हो सकती है। तो हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए, ठीक है, हमको सारा याद हो गया कि मेलोरी हाइलिन बॉडीज किस में मिलती है, तो सिंपल पान विल्सन का इंडिया में फेमस है, सिंपल। पी से प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, उसमें एक एंटीबॉडी याद रख लो, माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। ए से आपको क्या याद रखना है, तो ए से आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस याद रखना है, एन से क्या याद रखना है, नैश याद रखना है, डब्ल्यू से विल्सन, आई से इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस। इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस क्या होता है, कॉपर के यूटेंसिल्स का ज्यादा यूज किया, उसके कारण कॉपर बढ़ गया बॉडी में, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मैं ओवरऑल आपसे बोलूं कि समरी में क्या क्या याद रखना है, तो आपको पता है समरी में क्या क्या याद रखना है, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो कम से कम दवाई का नाम मत भूलना अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का। देखो समरी के मैं आपको यहाँ पे 5 पॉइंट बताता हूँ जो मस्ट नोन है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस अगर है तो आपको क्या क्या याद रखना है, देखो सबसे मेन SgOT अपॉन SgPT मोर देन 2, ये मत भूलो, पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसकी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग, एक तो या तो हो सकता है आपको मैक्रोवेसिकुलर फैट डिपोजिशन मिले, या आपको
मेलोरी हेलिन बॉडीज मिले। ये 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है तो ट्रीटमेंट याद रखना है। ट्रीटमेंट में क्या है, प्रेंडेनिसोलोन। मैंने कहा था 4 हफ्ते के लिए, क्योंकि 4 हफ्ते के लिए हमको शराब बंद करनी है, 4 वीक्स। डोज कितना था, 32 mg पर डे। 3 पॉइंट। चौथा, किसके बेस पे ट्रीटमेंट डिसाइड करोगे, तो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर के बेस पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और पेशेंट में क्या होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में, एसिम्प्टोमेटिक क्लिनिकल फीचर। और क्या था, जॉन्डिस अब्सेंट था, जॉन्डिस अब्सेंट था। ये वाले एटलीस्ट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में इतनी समरी आप याद रख लोगे और ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हिपेटोबिलियरी का जो दूसरा पार्ट है उसमें अपन मिलेंगे। ठीक है, तो बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, नए नए वीडियो आते रहेंगे और हम पढ़ते रहेंगे। बाय बाय।